दोस्तों इन साइड में मौजूद अगर मैं कुछ जानते इससे पहले कि जनाब वो जो शार्क मछलियां हैं जो इस वक्त घूम रही हैं पाकिस्तान के समुद्रों में और तलाश कर रही हैं तो ऑप्टिक फाइबर कहां पर बिछा है ताकि हम उसको काटें और पाकिस्तान में इंटरनेट का गला घोंट दें। मैं जनाब आ गया हूं आपकी खिदमत में खबर लेकर, क्योंकि इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान में यही एक तरीका रह गया है आपके साथ इंटरेक्ट करने का, क्योंकि देखें दुनिया चांद में पहुंच चुकी है। दुनिया जनाब अब किसी न किसी लेवल पर जो खलाई मखलूकें हैं उनके साथ राब्ते करने के चक्कर में है और यहां पर खलाई मखलूक इस हद तक पावरफुल हो चुकी है जनाब वो समंदर में जो है बिछी हुई ऑप्टिक फाइबर्स को भी अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर ले। तो लिहाजा जो साइंस के करिश्मे हैं उनसे हमें महफूज रहना चाहिए। मामला इस वक्त बहुत ही ज्यादा संगीन है क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तरफ से इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया जा चुका है और नवाज शरीफ साहब की यानी मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंतखाबी मंशूर का बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ इंतजार था, क्योंकि पाइजे जो आएगा लग पता जाएगा, ये इस किस्म के नारे थे जो यहां पर लग रहे थे। और नवाज शरीफ साहब के आने के बाद यहां पर सियासत के अंदर जो एक तब्दीली आई है वो यकीनी तौर पर खुद ना सिर्फ खुशाइंद है बल्कि इस बात की उम्मीद भी बन चुकी है कि नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात अगर इक्तदार में आते हैं तो पाकिस्तान के पेचीदा और दरीना मसाइल को हल करने के लिए वो किसी सिमत में आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ साहब का जो मंशूर है बिलाशुबा उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है, इससे कोई दो राय नहीं। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि उनके जो मंशूर है उसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा ना सिर्फ मनी खेज हैं बल्कि अगर ये जो छुपे हुए पॉइंट्स हैं छोटे छोटे करके लिखे में छोटे छोटे करके अगर उन पॉइंट्स को या उन पॉइंट्स की शिद्दत के ऊपर जरा तफसील के साथ बात कर ली जाए तो वो होश उड़ा देने के लायक हैं। और बाकी मंशूर तो यकीनी तौर पर जिस तरह का उसका हाइप क्रिएट किया गया था, जिस तरह की उसकी लॉन्च की गई थी, उसकी तमाम तर तफसीलात आप तक ना सिर्फ पहुंच चुकी होंगी बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने इसके ऊपर बड़े बड़े मुहद्दब अदसों के साथ इस पर रोशनी भी डाली होगी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से इस मंशूर को ना सिर्फ पढ़ा है, अंग्रेजी में भी पढ़ा है, उर्दू में भी पढ़ा है और इस मंशूर को जरा तफसील के साथ देखने पर कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिनके ऊपर यकीनी तौर पर ना सिर्फ बात करना जरूरी है बल्कि उस के नतीजे में मुस्लिम लीग नून के फ्यूचर एजेंडे और खास तौर पर नवाज शरीफ साहब के जहन को समझने में जरा थोड़ी सी आसानी हो सकती है। अगर से भाई नू समझना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि शायद हम नवाज शरीफ साहब के उस हिडन एजेंडे तक पहुंच सके जो उन्होंने इक्तदार में आकर रूबाए अमल लाना है। खास तौर पर मैं अगर आपसे ये कहूं कि उनके जो मंशूर है उसके 3 हिस्से हैं, अगर मैं उन 3 हिस्सों को अगर आपके साथ एलैबोरेट करूं, एक हिस्सा है इकोनॉमी और इस इकोनॉमी के हिस्से के अंदर माशी ग्रोथ के हवाले से बातचीत की गई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, आईटी सेक्टर, हर एक चीज के ऊपर बात की गई है कि किस किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा और किस किस तरीके से जो महंगाई है उसको कम किया जाएगा, किस किस तरीके से इन्फ्लेशन को कम किया जाएगा, किस किस तरीके से प्राइस इंडेक्सेस को कम किया जाएगा और किस तरीके से रोजगार के मौकों को बढ़ाया जाएगा। अपनी जगह पर यह उसका एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर उनका है रिफॉर्म्स का एजेंडा, जो अदालती रिफॉर्म्स भी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हैं और इस रिफॉर्म्स के एजेंडे में भी जो चीजें हैं, कुछ चीजें जो जिससे मैंने कहा आइडेंटिफाई की हैं। तीसरा हिस्सा जो मेरी नजर में उनके इस मंशूर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त एक ऐसा बदनुमा दाग जिसको मिटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और डस्का में जो गारमेंट फैक्ट्री है उसमें होने वाला वाकया जिसमें एक श्रीलंकन को ना सिर्फ जो है मार दिया गया था बल्कि उसके बाद वहां पर जिस तरह की जो एक्टिविटीज हुई थी वो अपनी मिसाल आप हैं। ये ऐसे बदनुमा दागों को ना सिर्फ एड्रेस करना बल्कि इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि नवाज शरीफ साहब के इस मंशूर के अंदर 5 के टोले के लिए नो मर्सी है और ये वो 5 का टोला है जिसको नवाज शरीफ साहब मुसलसल किसी ना किसी तरीके से टारगेट करते रहते हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब ने इस नो मर्सी को 5 के टोले के लिए ना सिर्फ अपने मंशूर में शामिल कर दिया है बल्कि उसके लिए एक ऐसा तरीकाकार भी वज़ा करने का इशारा दे दिया है जो जजों के एहतसाब को ना सिर्फ सख्त करेगा बल्कि बेरहमाना भी करेगा और फिर उनको सख्त तरीन सजाएं भी दी जा सकेगी। तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। यहां पर मैं आपको एक नुक्ता भी बता दूं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो उनका मंशूर जारी किया गया है ये 2 जुबानों में जारी किया गया है। एक उर्दू जुबान में जारी किया गया है,
एक अंग्रेजी जुबान में जारी किया गया है। अब हैरत है ये, अब इसमें पता नहीं क्या, मेरे पास शायद उसकी कॉपी नहीं है। जो मेरे पास कॉपी है वो इस तरह की उर्दू की कॉपी है, इस तरह की कॉपी है, और जबकि अंग्रेजी की जो कॉपी है वो इससे ना सिर्फ मुख्तलिफ है बल्कि उसके पॉइंट्स की एलैबोरेशन इसके मुकाबले में ना सिर्फ ज्यादा तफसील से है बल्कि जो मैंने आपको बताया ना ड्रोने पहलू हैं वो उर्दू के मंशूर के अंदर आपको नजर नहीं आएंगे, वो आपको अंग्रेजी के मंशूर में नजर आएंगे। और वहीं से ये जो है ना चीजें हम आपके लिए तलाश करके लाए हैं। जिस तरीके से इस हवाले से मैंने आपसे गुजारिश की कि वो कुछ चीजें करना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का अगर हम सेक्शन में जाएं जिसका उन्वान उन्होंने लिखा हुआ है प्रोमिसेस 2024 to 2029, यानी ये अगले 5 साल के लिए वो कौन कौन से वादे कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वादा जो मुझे नजर आ रहा है, जो उर्दू के अंदर भी उन्होंने ऑल्दो इसका शामिल किया हुआ लेकिन सिर्फ एक लफ्ज से, और वो लफ्ज है आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल शक्ल में बहाल करना। अब यकीनी तौर पर आर्टिकल 62 और 63 ये पाकिस्तान के अब तो मौजूदा सूरत हाल में तो इतने ज्यादा डिस्कस हो चुके हैं कि बच्चे बच्चे को पता था कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला, आइन की किस शिक के तहत निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की कौन सी क्लॉज को इस्तेमाल करते हुए ताहयात ना अहली का डिक्लेरेशन जारी किया, ये अब सबको पता है। अब जब यह बात कही जाएगी कि असल हालत में बहाली, तो इसका मतलब यह होगा कि माजी में इसके साथ तहरीफ की गई है, छेड़छाड़ की गई है। और अगर हम गौर करें तो आज जब से ये जो आइन बना है इसके अंदर आर्टिकल 63 में किसी तरह की कोई तरमीम नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 63 में अब नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई नई तरमीम की जाए तो वो अलग बात है। माजी में जब से आइन बना है आर्टिकल 63 के अंदर किसी तरह की कोई तरमीम नहीं हुई। हाँ, जहां तक बात आती है आर्टिकल 62 की, तो 62 आर्टिकल के अंदर तरमीम हुई। और दिलचस्प बात यह है कि यह तरमीम मार्शल लॉ दौर के अंदर जनरल ज़ियाउल हक ने, जो नवाज शरीफ साहब को सियासत में लाने का सबब बने थे, उन्होंने अपने पॉलिटिकल ऑर्डर के तहत जो बतौर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने जारी किया था, उसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 62 में तरमीम की थी। और 62 के अंदर जो उसका 62(1)(c) है, 62(2)(c) है, E है, G है, ये इस तरह की जो शिकें हैं ये मार्शल लॉ दौर के अंदर शामिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि जनाब सोमो सलात का पाबंद होना चाहिए, इस्लामी शार उसको नजर आने चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, सादक और अमीन होना चाहिए, इस तरह की चीजें इसके अंदर शामिल की गई थी। अब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हम इसको ओरिजिनल शक्ल में बहाल करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम तरामीम जो 8वीं तरमीम के जरिए परवेज मुशर्रफ के जो प्रोविंशियल ऑर्डर था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, उसको जब तौसीक की गई थी पार्लियामेंट में 8वीं तरमीम के जरिए, उसको रद्द किया जाएगा और उनकी तरफ से की जाने वाली तमाम तरामीम को हटा दिया जाएगा। और उसके लिए यकीन तौर पर एक आईनी तरमीम की जरूरत होगी। मुस्लिम लीग नून इसको करेक्ट करने के लिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी असल शक्ल में बहाल करने के लिए यह तरमीम करने जा रही है। अगरचे मुख्तलिफ लोगों का, सईद चौधरी साहब से मेरी इस सवाल से बात हुई, बड़े मुस्तनद जर्नलिस्ट हैं यकीनी तौर पर, और उनकी राय जो है वो माहिर कानून जैसी ही राय है, बल्कि उस बाज़ दफा मुझे लगता है कि माहिरीन कानून भी सईद चौधरी साहब से पूछ के कोई ना कोई अपनी राय कायम करते होंगे। उनका यह कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिसेंट फैसला आया है नवाज शरीफ साहब की ताहयात ना अहली वाले केस में, आर्टिकल 62(1)(f) को अमलन या आर्टिकल 62 के 1(f) के जरिए जो सजा थी उसको, तो अब उसको यूज करना आने वाले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके लिए या मुस्तकबिल के किसी भी ऐसे वाकयात के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब अगर इस फैसले की रोशनी में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून को 62 और 63 में तरमीम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहें तो उनकी मर्जी है। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून इक्तदार में आने के बाद आईनी तरमीम का इरादा रखती है और उसके अंदर वो मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उसको शामिल करना चाहती है, जिसमें एम्पावरिंग ऑफ द पीपल, ये उन्होंने इसके अंदर शामिल किया हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट एंड इक्वल सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस को भी पार्लियामेंट के ताबे करने का एक हिडन किस्म की एक चीज है जो मुझे लग रही है कि शायद इस तरह का कोई सोच पाई जा रही है मुस्तकबिल के पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के मजीद हाथ पांव बांधने के लिए। जबकि इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जुडिशियल और लीगल रिफॉर्म्स।
जुडिशल और लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि इसके लिए भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी कुछ इस्लाहात लेके आना चाहते हैं और उसके लिए उनके पास एक एजेंडा है जिसके ऊपर वो अमल दरामद करना चाहते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने ये जो सेक्शन है आईनी, कानूनी, अदालती और इंतजामी इस्लाहात, इस सेक्शन के अंदर उन्होंने इस हवाले से आईनी इस्लाहात की बात की है और इसके अंदर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो अदालती निज़ाम के अंदर, कानूनी और इंसाफ के निज़ाम के अंदर भी इस्लाहात लाना चाहते हैं, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि बरवक्त और मौसर अदालती निज़ाम नाफज किया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े और मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर, जबकि छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह के अंदर किया जाए। इसमें वो बताते हैं कि ज़ाब्ते फौजदारी 1898 और 1906 में तरमीम की जाएंगी, अदालती तकर्रियाँ मेरिट और शमूलियत की बुनियाद पर की जाएंगी, अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जाएगा, नैब को ख़त्म किया जाएगा और मौसर मुनसिफाना बर वक्त प्रोसिक्यूशन की जाएगी, कमर्शियल अदालतें कायम की जाएंगी और उसके साथ साथ ई कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। अब इस सेक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वही एक हिडन एजेंडा हमें नजर आता है, यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नैब को ख़त्म करना, नैब के खात्मे का बुनियादी तौर पर जो बीड़ा था वो उठाया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, तो अपने पहले ही खिताब में जो उन्होंने नेशनल असम्बली में किया था, उनका ये ऐलान था कि वो नैब को ख़त्म करेंगे और नैब के इदारे को चूँकि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था और पीपल्स पार्टी ने इसका अमली खमियाजा भी भुगता था जब पीपल्स पार्टी में से पेट्रियाट्स को निकाला गया था और पेट्रियाट्स की मदद से मुशर्रफ साहब ने हुकूमत की थी। पहले पर जो है ज़फ़रुल्लाह जमाली, फिर शुजात हुसैन, फिर शौकत अजीज़ इस मुल्क पर हुकूमत की थी। तो ये बात एक अमूमी तौर पर सामने आई कि नैब का टारगेट हमेशा से पॉलिटिशियंस ही रहे हैं और वो सियासी जमातें बनाने और सियासी जमातों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा नैब के इदारे को ख़त्म किया जाना चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, नैब ख़त्म नहीं हुई। राजा परवेज़ अशरफ साहब की हुकूमत शुरू हुई, राजा परवेज़ अशरफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, नैब ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई, मियाँ साहब की गवर्नमेंट भी चली, 5 साल चली, लेकिन नैब ख़त्म नहीं हुई। इमरान खान की गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ख़त्म हुई, नैब ख़त्म नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, लेकिन नैब ख़त्म नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि नैब को किसी न किसी लेवल से कोई ना कोई प्रोटेक्शन हासिल है, शायद उसी मखलूक की तरह से प्रोटेक्शन हासिल है जो समंदर के अंदर ऑप्टिक फाइबर्स को जो है वो उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेता है और ख़ासतौर पर उस दिन कंट्रोल करता है जब पीटीआई का कोई ना कोई वर्चुअल जलसा होना होता है। तो इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब के लिए भी जब तक वो उस मखलूक को अपने काबू में नहीं लेके आएंगे, उसको शीशे में नहीं उतारेंगे, उस वक्त तक ये जो नैब के कवानीन है या नैब का बतौर इदारा खात्मा है, ये शायद एक ख्वाब रहेगा, इसकी ताबीर होना मुमकिन नजर नहीं आ रही। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो इनका तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो मुझे नजर आता है और मेरे ख्याल में कि इसके लिए इनको दाद देनी चाहिए, तो ये कुछ ज्यादा गलत नहीं है, और वो है अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान में जो अकलियतें हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो चुकी हैं और मौजूदा हालात में जैसे जैसे शिद्दत पसंदी बढ़ती चली जा रही है, अकलियतों का जो इस्तेसाल है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। जिसके पास ताकत है वो मुख्तलिफ जो कानूनी शिकें हैं तो उसका ना सिर्फ सहारा लेता है बल्कि उनको दबाने के लिए अपना रोल भी प्ले करता है। और अब सिर्फ मुकदमेबाजी तक ही मामला महदूद नहीं रहा, अब तो जो सूरत हाल है वो वायलेंस की तरफ चली गई है। हमने बदकिस्मती से पंजाब के अंदर ऐसे कई मिसालें देखी हैं, गोजरा का सानिया देखा हमने, टोबा टेक सिंह का सानिया देखा हमने, सियालकोट का सानिया देखा, ऐसे हमने सानियात देखे हैं जहां पर जो मॉब था, मॉब जस्टिस किया गया, जो मॉब जस्टिस किसी भी तौर पर ना उसकी तारीफ की जा सकती है और ना ही इसको पसंद किया जा सकता है। पहली मर्तबा
पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से लेजिस्लेशन के अमल का आगाज किया था और अब अगर मैं ये कहूं कि मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको अपने एजेंडे में, अपने मंशूर में शामिल किया है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और अगर ये अक़लियतों के साथ जिस तरीके से उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और हमारे मज़हब के मुताबिक, मज़हब इस्लाम के तहत इनको जिस तरह की प्रोटेक्शन हासिल है, अगर वही इनको दे दी जाए तो इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद ये बात ज़रूर है कि इनकी तालीम, इनकी तरक्की, इनको अपलिफ्ट करना, इनको माशरे का एक मुफीद शहरी बनाना सरकार की, हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता तौर पर एक सेक्शन बस इसके अंदर शामिल करके इस सिमत में एक बेहतरीन काम किया है। बहुत अच्छे नकात हैं मुस्लिम लीग नून के मंशूर में भी और पीपल्स पार्टी के मंशूर में। यहां पर पीपल्स पार्टी का जिक्र करना ज्यादती होगी कि अगर मैं उनका जिक्र ना करूं। अगर आप उनका मंशूर देखें और मुस्लिम लीग नून का मंशूर देखें तो यहां पर आपको एक सिमिलैरिटी नजर आएगी और वो सिमिलैरिटी है प्रो पीपल। प्रो पीपल जब तक आप मंशूर नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मेरा यह मानना है कि अगर इन दो मंशूरों के ऊपर ही ये दो पॉलिटिकल पार्टीज अमल कर सकें तो पाकिस्तान एक नया चीन, न्यू चाइना बन सकता है। क्योंकि ये जो अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के वसाइल को उसके हकीकी पोटेंशियल के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पर हमें एक मरतबा जीरो से स्टार्ट लें और अपने सिस्टम को करेक्ट करें तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान चाइना को जो है वो कंपीट ना कर सके, पाकिस्तान दुनिया को कंपीट ना कर सके। मसला ये है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा जो सिस्टम है वो रुकावटें क्रिएट करता है जो किसी भी मुल्क के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर हम सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर ही फोकस करना शुरू करते हैं, कल से, बल्कि मुझे याद आया वैल्यू एडिशन से, कल से जनाब रजी साहब को वो जो गुड़ मिला हुआ है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। मरियम साहब ने उनको गिफ्ट भेजा। आज तो रजी साहब ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर भी उस रैप्ड गुड़ की तस्वीर, जो बास्केट है, वो उन्होंने शेयर भी की। मुझे जब से ये गुड़ देख रहा था मुझे नज़र से एक वीडियो गुजरी थी काफ़ी अर्सा पहले, चाइना की वो वीडियो थी और वहाँ पर वो खातून भी इसी तरीके से गुड़ बना रही थी। उस गुड़ को उसने जिस खूबसूरत अंदाज से उसको वैल्यू एडिशन किया, उसको प्रोसेस किया, उसको टुकड़ों में तकसीम किया, उसको इक्वली काटा, उसको पैक किया, पैक करके एक अच्छे फॉइल पेपर के अंदर ताकि वो ख़राब ना हो, उसके ऊपर स्टिकर लगाया, प्रॉपर पैकिंग करके, रैपिंग करके उसको मार्केट में भेजा। ये है वो वैल्यू एडिशन जहां पर हमें फोकस करना चाहिए। और इस छोटी इंडस्ट्री को जिस तरह बांग्लादेश ने किया था, इस होम इंडस्ट्रीज को हमें फरोग देते हुए दुनिया से कंपीट करना चाहिए, तभी हमारे लिए जो तरक्की के मौके खुलेंगे। नवाज शरीफ साहब हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बिलावल भुट्टो साहब हों, मौजूदा सूरत हाल में जो मुझे ऑप्शन से नजर आ रहे हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि इन दो मंशूरों के ऊपर अगर अमल दरामद हो जाए, बेशक इनमें से जो भी जमात जीतती है या पीटीआई का, चूंकि अभी तक जो मंशूर है वो कैदी नंबर 804 या नकद कोके से आगे नहीं बढ़ा, उनकी तरफ से अभी तक कोई मंशूर आया नहीं। अगर मंशूर भी आएगा तो वो यही होगा, हकीकी आज़ादी लेंगे, अमेरिका की गुलामी खत्म करेंगे, पाकिस्तान की आवाम के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा यकीनी तौर पर कहने के लिए। लेकिन इसके भी बावजूद अगर उनकी तरफ से भी कोई टूटा फूटा को 5-10 नकाती मंशूर आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। कम से कम हम मंशूरों का ही मुकाबला करा लेंगे और कुछ नहीं। तो क्योंकि एक चीज़ जब डॉक्यूमेंट हो जाती है आज के डिजिटल मीडिया के दौर में, तब उससे पीछा छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये मुश्किल नवाज शरीफ साहब के लिए भी होगी, बिलावल साहब के लिए भी होगी। अलबत्ता खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान के हमारी लीडरशिप, चाहे वो नवाज शरीफ हैं चाहे वो बिलावल साहब हैं, उनके पास मुल्क को तरक्की की राह पर लेके जाने के लिए एक विजन कम से कम मौजूद है। और अगर उनको अपने इस विजन के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद का मौका मिले तो शायद वो जो है ना टेबल हमारी वो टर्न हो सकती है और मुश्किलात हमारी दूर हो सकती हैं। अलबत्ता 5 के टोले के लिए मियाँ साहब के जो है ना वो है नो मर्सी, और उनके लिए जो बेरहमाना एहतसाब है वो ना सिर्फ होगा बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि इस मंशूर और इस मंशूर में ख़ास तौर पर उनके हवाले से दिए जाने वाले चंद नकात में हम ख्यालों की लुटिया तो डूबी ही थी, अब उनकी जो नींदें हैं वो भी उड़ने का वक्त आ गया है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।